हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का अपने अपने चैनल में। आज है 12 सितंबर 2002। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि रिवीजन में आपको काफ़ी मदद मिल सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है और कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहले आज का मोटिवेशन कोट देखते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल पेशेंस रखिए, और अभी जो समय कठिन वाला चल रहा है ये आगे चल करके आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर आने वाला है। तो इसीलिए पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ मेहनत करते रहिए। आज नहीं तो कल सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ कुछ क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं आपके लिए, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको और आप अपने लेवल के जांच कर सको कि अभी आपका लेवल कहाँ तक पहुँचा है। तो आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है। उसकी लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो कहाँ के किस देश ने सम्मानित किया? सिंगापुर ने सम्मानित किया। किस देश ने भारतीय नौसेना के जो पूर्व प्रमुख एडमिरल थे सुनील लांबा को सिंगापुर ने क्या है किससे मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सम्मानित किया वो सिंगापुर। अगर सिंगापुर की बात करें तो भारत का सिंगापुर से कुछ अभ्यास चल रहे हैं, जैसे कि सिटमैक्स है। सिटमैक्स तो ये सिंगापुर और इंडिया के बीच चल रहा है। सिटमैक्स सिंगापुर भारत और थाईलैंड के बीच चल रहा है। सिम्बैक्स की बात करें, सिम्बैक्स एक्सरसाइज, तो ये सिंगापुर और भारत के बीच चल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्वच्छ अमृत महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये 17 से 2 अक्टूबर 2022 तक आयोजन किया जा रहा है। क्यों आयोजित किया जा रहा है? तो चलिए इसके पहले कॉन्सेप्ट को एक लाइन को समझते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसके 8 साल पूरे हो गए हैं। इसके अभी 8 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसी 8 साल पूरे होने की खुशी में क्या हुआ है? स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी 8 साल पूरा होने की खुशी में स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन 2 सप्ताह तक चलेगा। कब तक चलेगा ये आयोजन? 2 सप्ताह तक चलने वाला है। कब से कब तक? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला। कब तक चलेगा गाइस? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। उम्मीद है क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत दोबारा शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। और ये जो टीबी मुक्त भारत अभियान है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है, कब तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? 2025। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 8 सितंबर 2022 को कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है रबर डैम का उद्घाटन? देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ थोड़ा सा पीडीएफ में गलत हो गया, कोच्चि केरल नहीं है, यहाँ ध्यान नहीं देना आपको। ये क्या हो जाएगा? बिहार आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। तो यहाँ नहीं देखना आपको, ये देखना है कि 8 सितंबर, ये तो हटा दीजिए, कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? तो बिहार में किया गया। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा, पहला नहीं पूछा है, देश का सबसे बड़ा पूछा है। अगर देश का पहला पूछता, देश का पहला, तो वो है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में किस नदी पर? झांझावती नदी पर। झंझावती नदी पर, सबसे बड़ा झंझावती नदी पर 2006 में ही स्थापित किया गया था। 2006 में स्थापित किया गया था। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें, जो अभी बनाया गया देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया। बिहार के गया।
बिहार के गया में। किस नदी पर? फल्गु नदी पर। फल्गु नदी पर किस नदी पर रबर डैम स्थापित किया गया है? बिहार के गया के फल्गु नदी पर ये सबसे बड़ा रबर डैम का अभी वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका लोकार्पण किया है। और ये कितने करोड़ से बना है? 312 करोड़ की लागत से ये बना है, 312 करोड़ की लागत से। और ये कितना मीटर लंबा है? तो 411 मीटर लंबा है। 411 मीटर लंबा ये निर्माण इसका किया गया। ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर इसकी ऊंचाई है। 3 मीटर इसकी ऊंचाई है, 411 मीटर इसकी लंबाई है। इसका अभी क्या किया गया है? इसका निर्माण बिहार के जो जल संसाधन विभाग है उन्हीं के द्वारा किया गया है। और इस रबर डैम का नाम क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी के अनुसार क्या रखा गया है? गया जी डैम रखा गया। इस रबर डैम का नाम क्या रखा गया है? गया जी डैम। गया जी डैम रखा गया है। इसका क्या नाम रखा गया है? गया जी डैम रखा गया है। और अब क्या ये जो डैम बन गया है इससे क्या होगा? इससे जो फल्गु नदी विष्णु घाट के पास कम से कम साल भर 3 से 4 फीट पानी रहेगा। और ये रबर डैम तो हुआ ही है, साथ ही विष्णुपद घाट से सीताकुंड पहुंचने के लिए स्टील ब्रिज बनाया गया है। कहाँ से? विष्णुपद घाट से सीताकुंड पहुंचने के लिए स्टील ब्रिज बनाया गया है। अब इससे क्या होगा? जो विष्णुपद में जो पिंडदान करते थे उसके बाद स्टील ब्रिज से सीताकुंड आसानी से ये लोग पहुंच सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर रबर डैम देखा जाए तो इसका लक्ष्य था 2023 तक बनाने का, लेकिन फिर इसे 2022 में जो पितृपक्ष था उससे पहले शुरू करने का आदेश दिया गया था, जो कि क्लियर हो गया है। तो इसको बनाने में लगभग 1 साल 11 महीने लगे हैं। और यह डैम पितृपक्ष मेला शुरू होने से पहले ही क्या होगा? इसका उद्घाटन मतलब 8 सितंबर को कर दिया गया है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि देश का सबसे बड़ा अगर पूछे तो बिहार के गया के फल्गु नदी पर किया गया है, जिसका नाम गया जी डैम रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 से 11 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये बताइए, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा हैदराबाद में किया जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पूरा इसका जो आपका इम्पोर्टेंट जो बनता है कि हैदराबाद में जो इसका आयोजन किया गया है ये किस लिए किया गया है और किसके द्वारा किया गया है। आज पीडीएफ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई आंसर लिखने में। हैदराबाद नहीं अहमदाबाद है। 1 मिनट मैं लिख दे रही हूँ, ये नहीं है, अहमदाबाद है। मैं इसको करेक्ट करके भेज दूँगी। अहमदाबाद। केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद में किया जाएगा। और इसका जो शुभारंभ है ये प्रधानमंत्री के द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा ऑनलाइन इसका शुभारंभ किया जाएगा। कहाँ पे? अहमदाबाद में। 10 से 11 सितंबर। कब तक? 10 से 11 सितंबर। तो 2 दिवसीय ये है। और इस पर ये जो इसका उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान के क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाला ये कार्यक्रम है। क्या कह रहा है मैंने, क्या कहा मैंने? कि विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाला ये क्या है? कार्यक्रम है। तो इसका केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अहमदाबाद में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? अहमदाबाद। इसको मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैंने लिखा है ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर। प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। किस लिए ये मनाया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसके नाम से पता चल रहा है कि सुसाइड के रोकथाम के लिए मनाया जाता है। जो कि अब क्या होता है, थोड़ा भी आज की जो जनरेशन है थोड़ा भी टेंस्ड होती है तो क्या करती है, डायरेक्ट सुसाइड कर लेती है। तो इसमें हर चीज़ में सुसाइड नहीं करना चाहिए कि हर चीज़ में आपको थोड़ा सा परेशान, तो सुसाइड एक रास्ता नहीं है। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि आप अगर सुसाइड कर ले रहे हैं तो आपके पीछे जो आपकी फैमिली है वो उसका क्या होता है। ठीक है, तो हर चीज़ का एक सोल्यूशन सुसाइड नहीं है। आप उसको सोचिए थोड़ी देर, जिस आप उतने जो भी आपका 5 मिनट 2-4 मिनट अगर उतनी देर आप शांत रह लेते हैं तो फिर ये इसकी नौबत नहीं आएगी। तो प्लीज़ ये कोई भी मत किया करिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ऊपर लिख दे रही हूँ, थ्रू
थ्रू एक्शन। एक्शन मतलब काम के द्वारा उम्मीद को जिंदा रखना, ठीक है, काम के द्वारा उम्मीद को जिंदा रखना, यही उसका उद्देश्य है। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना कि 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बीबी लाल का निधन हो गया है। ये बीबी लाल है, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये पुरातत्वविद थे। तो जो बीबी लाल है, बीबी लाल का फुल फॉर्म है ब्रजबासी लाल। ब्रजबासी लाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो इसको ध्यान रखना कि क्या नाम है बीबी लाल का। अभी हाल ही में यानी फ्राइडे की नाइट में इनका डेथ हो गया। ये टोटल कितने साल के थे? 101 साल के थे। कितने साल के थे? 101 साल के थे। और ये जो ASI के पूर्व महानिदेशक ये रह चुके हैं और पद्म विभूषण से सम्मानित भी हो चुके हैं। इनका अभी ये सबसे ज़्यादा चर्चा में कब आए? ये अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद है, ये अयोध्या में जो विवादित ढांचा था, बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था, उसके नीचे राम मंदिर की खोज उन्होंने ही की थी। बीबी लाल ने ही उसके नीचे क्या राम मंदिर की मतलब जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था, उसकी नींव में जो राम मंदिर था उसके मौजूद होने की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी, बीबी लाल के द्वारा ही की गई थी। और इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है ब्रजबासी लाल का, कि झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। और ये 1921 में इनका जन्म हुआ था। जन्म 1921 में झांसी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जाने माने देश के नामी इतिहासकार थे। वर्ष 2000 में इनको ये जो पद्मश्री, इनको पद्म विभूषण, इनको पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया है, ये कम किया गया था 2000 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बीबी लाल ने हस्तिनापुर यानी यूपी, शिशुपालगढ़ ओडिशा, पुरान किला दिल्ली, कालीबंगन राजस्थान सहित कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई करके इन्होंने खुदाई की थी। और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 1953 से 54 और 1969 से 73 के उत्खनन के दौरान टेराकोटा खिलौना, चित्रित कटोरे ये सब मिले थे, जिनका संबंध 1200 से 800 ईसा पूर्व तक का माना गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि बस ज़्यादा नहीं कि ये किससे संबंधित है, पुरातत्वविद से संबंधित है। 101 साल के थे। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है और ये ASI के पूर्व महानिदेशक भी थे। इनका जन्म ये कहाँ के थे? झांसी के थे। 1921 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इतना आपको पूरा पता होना चाहिए। इन्होंने तो ये आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य ने छाता योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना, छाता योजना की शुरुआत की है? तो छाता योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये की गई है ओडिशा के द्वारा। ओडिशा के जो CM हैं नवीन पटनायक के द्वारा ये क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। नवीन पटनायक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अब इस छाता योजना का उद्देश्य क्या है? ये क्यों स्टार्ट किया गया है? तो छाता का काम क्या है? छाता का काम क्या है? जो बारिश है उसको क्या करना? बारिश से बचाना। छाता का काम क्या है? बारिश से बचाना। तो ये जो बारिश से बचाना, तो इसका उद्देश्य यही है कि हमें क्या करना है? वर्षा जल का संरक्षण करना है। क्या करना है? वर्षा जल का संरक्षण करना है। वर्षा जल का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। अब जब वर्षा जल का संरक्षण करेंगे तो इससे जो भूजल स्तर है उसको हम क्या कर सकते हैं? बेहतर कर सकते हैं। क्या? भूजल स्तर को बेहतर कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ओडिशा आया है तो ओडिशा के बारे में आप ये ध्यान रखिए। ओडिशा का जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर, तो इसका जो है 10 रुपये का जो नोट होता है उस पर इसका मार्क है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कोणार्क मंदिर आ ही गया नाम, तो ये ध्यान रखना है कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था? गंग वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, एक मिनट, हाँ, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको ध्यान रखना है। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट
द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, कौन सा सूचकांक है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया? पहले ये ध्यान रखना है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो 2022 है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ये कैसा है? कनाडाई थिंक टैंक है, कनाडाई थिंक टैंक है। तो इसी के द्वारा क्या किया गया है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया है। और इस सूचकांक में टॉप पर जो है हांगकांग है, टॉप पर हांगकांग है। जो हांगकांग जो है ये आपका 2010 से ही, हांगकांग 2010 से ही लगातार फर्स्ट पर बना हुआ है, 2010 से ही लगातार ये फर्स्ट पर बना हुआ है। सेकंड पर कौन है? सिंगापुर है, सेकंड पर सिंगापुर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और थर्ड पर कौन है? स्विट्जरलैंड, थर्ड पर कौन है? स्विट्जरलैंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम भारत का स्कोर देखें तो भारत का स्कोर कितना है? 89 है। तो टॉप 3 आपको ध्यान रखने हैं, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। भारत की रैंकिंग 89 है, भारत की रैंकिंग 89 है। और भारत वर्ष 2019 की तुलना में देखा जाए तो देश की रैंकिंग में अभी क्या हुआ है? सुधार हुआ। अभी मैं इसका पूरा चार्ट दिखा दे रही हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें 165 देशों के रिपोर्ट की 165 देशों का रिपोर्ट आया है, जिसमें 2020 के रिपोर्ट तो 2022 में आई है, लेकिन इसमें जो आंकड़े हैं वो 2020 के आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं, 2020 के आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। तो बाज़ारों में जो प्रवेश करने की क्षमता है, महंगाई है, निजी स्वामित्व वाली संपत्ति की सुरक्षा, ये सारे जो कारक हैं उन्हीं के आधार पर देशों को रैंकिंग दी गई है। अगर भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों में देखा जाए तो पड़ोसी देशों से इसमें बेहतर है। क्लियर? जैसे नेपाल की जो रैंकिंग है वो 103 है, चीन की 116 है, पाकिस्तान की 130 है और बांग्लादेश की 139 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक ठाक है। ये देखिए, फर्स्ट पे हांगकांग, सेकंड सिंगापुर, थर्ड पे स्विट्जरलैंड और हाँ, निचले पायदान पर जो है वेनेजुएला। निचला भी आपको ध्यान रखना है कि निचले रैंकिंग पर कौन है? वो है वेनेजुएला। भारत की रैंकिंग 2019 से देखा जाए या फिर 2010 से देखा जाए तो 2010 से देखने की जरूरत नहीं है, आप 2019 का देखिए 95 है और अभी 89। वैसे लगातार यहाँ पे क्रमशः 4 साल से देखा जाए, 2010 में 111 थी, 15 में तो क्रमशः क्या है? सुधार देखने को मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 सितंबर 2022 को प्लीज़ गाइस लेक्चर को लाइक कर दिया करिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो लाइक कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगता है लेक्चर बनाने में। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले CDS दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम रखा गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और एक सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले जो CDS हैं थे दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम रखा गया? तो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो चीन के साथ सीमा लग रही है, चीन के साथ जो वास्तविक LAC, तो अरुणाचल प्रदेश में जो चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC है, इसी के करीब लोहित घाटी के किनारे, लोहित किस घाटी के किनारे? लोहित घाटी के किनारे स्थित एक सैन्य अड्डा है और इस पर्वतीय क्षेत्र में एक प्रमुख सड़क का नाम रखा गया है। क्लियर? तो अभी क्या हुआ था कि ये अभी अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है किबिथू। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव का नाम है किबिथू। तो इसी किबिथू में सैन्य शिविर का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया। क्या रख दिया गया है? जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। और जनरल बिपिन रावत कर्नल के पद पर रहते हुए 1999 से 2000 तक किबिथू में इन्होंने अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी। ये गोरखा बटालियन से थे, ये भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस इलाके में सुरक्षा ढांचा मजबूत करने में इनका काफ़ी योगदान था। इसीलिए क्या किया गया? इसी वजह से जो किबुथु सैन्य शिविर है और वालोंग से किबुथु जाने वाली, एक तो किबुथु सैन्य शिविर का नाम बदल दिया गया है और दूसरा वालोंग से, कहाँ से? वालोंग से किबुथु जाने वाली जो 22 किलोमीटर लंबा
सड़क है इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू ने इसका क्या नाम है, सड़क का नाम भी क्या कर दिया, जनरल बिपिन रावत मार्ग रख दिया है। और किबुथु जो है भारत के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में लोहित घाटी के किनारे स्थित क्या है, एक छोटा सा गाँव है। अगर हम फर्स्ट सीडीएस दिवंगत जनरल बिपिन रावत की बात करें तो पिछले साल इनका 8 दिसंबर को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। और इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत तथा 12 अन्य सैनिक की भी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? वंशिका परमार ने जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? वंशिका परमार के द्वारा जीता गया है। ये कहाँ की हैं? हमीरपुर की हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ की हैं? हमीरपुर की हैं। अगर हम मिस वर्ल्ड की बात करें तो मिस वर्ल्ड कौन जीता था? कैरोलिना, जो कि पोलैंड की थी। अगर मिस यूनिवर्स पूछा जाए तो ये चंडीगढ़ की हरनाथ संधू थी, जिसका जो इजराइल में 70 नंबर का जो प्रोग्राम था उसी में ये क्या थी, मिस यूनिवर्स बनी थी हरनाथ संधू, जो कि चंडीगढ़ थी। अगर मिस दिवा यूनिवर्स की बात करें तो वो कौन बना था? तो दिविता राय बनी थी। तो ये सारा मैंने आपको रिविजन करा दिया। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद है। ये हैं आपकी वंशिका परमार जिन्होंने जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं रिविजन करते हैं फटाफट। 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? राजस्थान। डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? नीरज चोपड़ा। किस देश के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रिया। किस देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की? बांग्लादेश। गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पिलर 15 कहाँ अवस्थित है? लद्दाख। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया? बंगलुरु। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। भितरकनिका ब्राह्मणी वैतरणी नदियों के मुहाने में स्थित है। भितरकनिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान खारे पानी के मगरमच्छों का घर है। तो यहाँ पे सारे सही है। मियावाकी विधि कुषित तकनीक है, जिसका मतलब है जापान की तकनीक है, जिसका घने जंगल बनाना आता है। गृह मंत्री फिट इंडिया अमित शाह ने कहां से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो कहां से? ये नई दिल्ली से होगा, ये अहमदाबाद नहीं होगा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? एलिजाबेथ द्वितीय। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।